जब एक भाई ने अपने फ़ोन पर देखे अपनी बहन के नंगे वीडियो और नंगे फ़ोटो, तो एक लड़के की लाश तालाब के अंदर मिलती है और कुछ दिनों के बाद उसका कंकाल तालाब के अंदर से निकाला जाता है। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की है। यहाँ पर क्या होता है, 10 जून 2022 को एक परिवार अपने घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। तो उस परिवार के अंदर 2 माँ बाप होते हैं और एक बहन भाई होते हैं। भाई के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। वह उस व्हाट्सएप को खोलकर देखता है तो उस व्हाट्सएप के अंदर उसी की खुद की बहन के नग्न वीडियो थे। एक लड़के के साथ संबंध बना रही थी और उसी की बहन के नग्न फोटो वगैरह भी थे। यह देखकर वह एकदम से तिलमिला जाता है और फिर पूरे परिवार को वह वीडियोज़ और फोटो दिखाता है। तो पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। दोस्तों, आखिर यह मामला क्या था? यह जो मामला है इसकी शुरुआत होती है सन 2011 से। एक रंजीत नाम का लड़का होता है जो कि गांव हेवतपुर का रहने वाला होता है। वह अपने माँ बाप के साथ रहा करता है और उसके माँ बाप हैं और उसका एक भाई है जिसका नाम होता है गुड्डू, जो कि छोटा है उम्र में। वह खाने कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पहुंच जाता है और 2011 की ये बात होती है। गांव से वह गौतम बुद्ध नगर में 2011 में पहुंच जाता है। वहां जाकर एक प्रेस करने की दुकान लगाता है, यानी कि इस्त्री, कपड़ों के ऊपर इस्त्री करने की दुकान लगाता है और उससे पैसे वगैरह कमा करके अपने घर वालों को महीने की अंतिम तारीख में भेज दिया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। और दोस्तों, अब क्या होता है, उसके पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। अनजान नंबर से फ़ोन आता है तो उस फ़ोन पर दूसरी साइड से एक लड़की बोल रही थी। उस लड़की का नाम होता है सुमन। अब उस लड़की की आवाज़ उस रंजीत को बड़ी ही मधुर और बड़ी ही अच्छी लगती है। वह उससे बात करने लगता है। बहुत देर तक वह बात करते हैं। फिर उसके बाद अब सुमन का फ़ोन रोज़ रोज़ उस लड़के रंजीत के फ़ोन पर आने लगता है। दोनों घंटों घंटों तक बातें करते हैं और अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर रंजीत सुमन को बुलाता है, उसके साथ होटलों में जाता है और अय्याशी करने लगता है, मौज मस्ती लेने लगता है। दोस्तों, उनकी प्रेम कहानी को चलते चलते 8 साल गुजर जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही 8 साल गुजरते हैं तो सुमन अपने प्रेमी रंजीत से कहती है कि हम दोनों क्यों ना शादी कर लें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर तो रह ही नहीं सकते और हम इस तरह से कब तक रहेंगे। तो यहाँ पर रंजीत कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर वालों को पूछ लो, मैं तो शादी कर ही लूँगा। अब यहाँ पर सुमन अपने घर वालों से पूछती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और पिछले 8 साल से उससे प्यार कर रही हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। घर वाले पहले तो हैरान हो जाते हैं कि यह लड़की पिछले 8 साल से हमें धोखा दे रही है, किसी से प्यार कर रही है और हमें बताया भी नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, घर वाले पूछते हैं कि वह लड़का कौन है। तो सुमन उस लड़के का एड्रेस वगैरह बता देती है। तो घर वाले उसकी दुकान पर, जो इस्त्री की दुकान होती है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि लड़का तो प्रेस वगैरह करता है, या तो कोई ऊंचे ख़ानदान का भी नहीं है, न जाने किस जाति का है। उसके बाद वह घर आकर अपनी बेटी सुमन को मना कर देते हैं और कह देते हैं कि आज के बाद तू उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी। क्या वह हमारे लायक है, हमारे योग्य है, हमारे परिवार के बराबर का है? वह तो इस्त्री करने वाला एक लड़का है। तुमने ऐसे लड़के को ढूंढा अपनी ज़िंदगी के लिए। तो उस लड़की को घर बिठा देते हैं। अब उसके ऊपर निगरानी रखने लगते हैं। उधर वह लड़की फ़ोन करके अपने प्रेमी रंजीत को बता देती है कि मेरे घर वाले हमारी शादी नहीं करवाएंगे और अब हम क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, 13 जून को रंजीत अपनी दुकान से गायब हो जाता है। 13 जून को वह अपनी दुकान से गायब हो जाता है और घर वाले उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन नहीं बजता है। घर वाले सोचते हैं कि शायद किसी काम में लग गया होगा, महीने के अंत में तो पैसे भेजेगा ही, लेकिन महीने के अंत में भी वह पैसे नहीं भेजता है। घर वाले अभी भी चुप हैं, वह सोच रहे हैं कि शायद कोई और बात होगी। 2 महीने तकरीबन उसको गायब हुए हो जाते हैं जो रंजीत होता है। जब 2 महीने उसको गायब हुए हो जाते हैं तो उसका छोटा भाई गुड्डू उसको ढूंढने के लिए शहर पहुंचता है। वहां जाकर उसकी दुकान को देखता है तो उसकी दुकान बिखरी पड़ी थी, वहां पर कोई नहीं था, उसका सारा सामान चोरी हो चुका था। दोस्तों, उसके बाद वह पुलिस थाने में जाता है और अपने भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है। लेकिन पुलिस वाले मामला दर्ज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके रिपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वह बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन पुलिस गुड्डू की बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है।
अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है। तो अब 8 महीने गुजर जाते हैं रंजीत को गायब हुए और अभी तक कोई उसका अता पता नहीं था। तभी क्या होता है, पुलिस के पास एक ग्रेटर नोएडा से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह पुलिस को बताता है कि साहब, ग्रेटर नोएडा के चिपियाना गांव के अंदर मानव कंकाल मिला है। दोस्तों पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जाकर उस कंकाल को निकाला जाता है और फिर उसका डीएनए वगैरह कराया जाता है। उसके बाद पुलिस की नज़र में वह पुराना केस आता है जहां पर गुड्डू अपने भाई रंजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। तो उस रिपोर्ट को दोबारा से खंगाला जाता है और उस कंकाल का डीएनए रंजीत के घर वालों के द्वारा किया जाता है और डीएनए से पता चल जाता है कि वह रंजीत का ही कंकाल है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट जाती है और रंजीत के घर वालों से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे बेटे को किसने मारा है। तो रंजीत के जो घर वाले होते हैं वह बता देते हैं कि हमारे बेटे को उसकी प्रेमिका सुमन ने ही मरवाया है, क्योंकि उसी के साथ यह प्रेम प्रसंगों में था। यह बात रंजीत ने अपने घर बता रखी थी कि वह एक लड़की से प्यार करता है। अब यहाँ पर पुलिस CDR निकालती है उस रंजीत के फ़ोन की। तो पुलिस को पता चलता है कि 13 जून जिस रात वह गायब हुआ था, उसी टाइम उसके फ़ोन पर सुमन के भाई का फ़ोन आया था, उससे बातचीत हुई थी। उसके बाद रंजीत का फ़ोन बंद हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस सुमन के भाई को पकड़ लेती है, पूरे परिवार को पकड़ लिया जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर सारे घर वाले अलग अलग बयान देते हैं। अब इससे पुलिस को पूरा शक उनके ऊपर ही हो जाता है। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब सख्ती से पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो यहाँ पर पूरा भेद खुल जाता है। यहाँ पर भेद यही खुलता है, वह बताते हैं कि हम परिवार में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तो सुमन के भाई के फ़ोन पर गंदे वीडियो आते हैं सुमन के। और फिर यहाँ पर जो रंजीत होता है वह सुमन के भाई से कहता है कि या तो मेरी सुमन के साथ शादी करवा दो, वरना ये वीडियोज़ और ये फ़ोटोज़ मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पर, फिर तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी। अब यहाँ पर ये सारे घर वाले टेंशन में आ जाते हैं और फिर ये प्लानिंग करते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक थी। वह रंजीत के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई आ जाओ, हमने प्लानिंग कर ली है और हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी सुमन के साथ करवा देंगे। तो रंजीत बिना सोचे समझे उनके घर पर रात को 8 बजे पहुंच जाता है। वहां पर वह इसको खाना खिलाते हैं। खाने के अंदर नींद की गोलियां मिली हुई थी। खाना खाने के बाद जैसे यह जाने लगता है तो यह बेहोशी की हालत में होने लगता है, तो वहीं पर यह सो जाता है। जैसे यह सोता है तो रात के टाइम सुमन का भाई उसकी गर्दन दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद ये सारे घर वाले गाड़ी में लाश को डाल करके ग्रेटर नोएडा के चिपियाना गांव के एक तालाब में उसको डाल आते हैं। और जब तालाब सूखता है या उसकी खुदाई होती है तो यह कंकाल लोगों को मिलता है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इस केस का खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग किस तरह से एक दूसरे से बदला लेते हैं, यहाँ पर गलती किसकी कहेंगे? मैं तो यहाँ पर दोनों तरफ की ही गलती कहूँगा। जो रंजीत था उसने भी अपनी प्रेमिका के घर वालों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनके पास नंगे वीडियो भेजे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने रंजीत को मार ही डाला, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको पुलिस में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी और उस रंजीत को पकड़वा देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों गलती यहाँ पर दोनों तरफ से हुई और जान यहाँ पर सिर्फ रंजीत की गई और वह सारे लोग अब जेल में अपनी जीवन लीला वहीं पर गुजारेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और ऐसे अवैध संबंधों में ना पड़ें, वरना अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है वो ऐसा ही खतरनाक और दर्दनाक होता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।